गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। गोर्बाचेव सोवियत संघ के एक बड़े नेता थे और यहाँ की जो पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, 1980 के दशक में ये उस पार्टी के महासचिव बने। पश्चिम के देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी। पश्चिम के देश मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी। आईटी सेक्टर में वहाँ बहुत बड़े बदलाव हो रहे थे। जैसे कि इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी होती ना, सूचना और प्रौद्योगिकी, इसमें पश्चिम के देशों में क्रांति हो रही थी। लेकिन सोवियत संघ कहाँ है? पूरब के देशों में आता है, पश्चिम में ये नहीं आता है। पश्चिम के देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्रांति हो रही थी। क्रांति का मतलब होता है अत्यधिक परिवर्तन होना। अत्यधिक बदलाव हो रहे थे सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। और सोवियत संघ को इसकी बराबरी में लाने के लिए सुधार जरूरी हो गए थे। अब वहां ऐसा हो रहा था तो सोवियत संघ का कॉम्पिटिटिव देश था, पश्चिमी देश उसके कंपटीशन में थे, प्रतिस्पर्धा थी पश्चिमी देशों से, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो सोवियत संघ को भी ये सोचना पड़ा कि हम उसकी बराबरी में कैसे आएं। किसकी? पश्चिमी देशों या संयुक्त राज्य अमेरिका की हम बराबरी कैसे कर पाएं। तो इसके लिए सोवियत संघ को क्या करना था? सोवियत संघ को इसकी बराबरी में लाने के लिए सुधार जरूरी हो गए थे। सोवियत संघ को इसकी बराबरी में लाने के लिए सुधार जरूरी हो गए थे। हम कैसे बराबरी पर पहुंचे, इसके लिए हमें सुधार करना जरूरी हो गया था, अर्थात सोवियत संघ को सुधार करना जरूरी हो गया था। गोर्बाचेव ने पश्चिम के देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने, गोर्बाचेव ने क्या किया? गोर्बाचेव ने पश्चिम के देशों से, यानी पश्चिम के जो देश थे, जब वहाँ कोई आगे बढ़ रहा हो तो हमें उससे ज्ञान ले लेना चाहिए। तो गोर्बाचेव ने क्या किया? पश्चिम के देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने, साथ संबंधों को सामान्य बनाने, सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और वहां सुधार करने का फैसला किया। कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है समझ लेना। सोवियत संघ को लोक तांत्रिक रूप देने, यानी कि सोवियत संघ में तो लोकतंत्र था ही नहीं। लोकतंत्र कहाँ था? पश्चिम में। जब पश्चिम की विचारधारा इन्होंने अपनाने का प्रयास किया, सोवियत संघ को क्या बनाने लगे? ये लोकतांत्रिक देश, संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह, यूरोप की तरह सोवियत संघ को बनाने लगे। तब क्या होता है? और वहां सुधार करने का फैसला किया। सुधार करने का फैसला किया।
इस फैसले की कुछ ऐसी भी परिणतियां रहीं जिनका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। इस फैसले की कुछ ऐसी भी परिणतियां रहीं जिनका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। परिणति तो ज़्यादा भयानक होगी, क्योंकि सोवियत संघ में साम्यवाद चल रहा था, समाजवाद चल रहा था, और इन्होंने क्या किया, सोवियत संघ में जाकर के सोवियत संघ में, यानी गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में लोकतांत्रिक विचारधारा लाना चाहा। केवल इस बात से सोवियत संघ की थोड़ी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी। सोवियत संघ आईटी सेक्टर यानी कि सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में पीछे रह गया था। इसलिए गोर्बाचेव ने पश्चिमी देशों से संबंध स्थापित किए और अपने यहाँ यानी सोवियत संघ में लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू करने का फैसला किया। और इस निर्णय से, इस फैसले से सोवियत संघ में क्या परिणाम निकले, क्या परिणति हुई, लोगों ने अंदाजा नहीं लगाया होगा। चूंकि पूर्वी यूरोप के देश सोवियत खेमे के हिस्सा थे, हमने बताया था आपको एक दिन कि पूर्वी यूरोप के कुछ देश सोवियत संघ ने फासीवाद से मुक्त कराए थे और उनका सोवियतीकरण कर दिया था, वहाँ समाजवादी व्यवस्था लागू कर दी थी। और वो देश किसके थे? यूरोप के थे, यानी लोकतांत्रिक उसके विचारधारा वाले देश थे, वो समाजवाद में आ गए थे। तो यहाँ पर वो कहते हैं पूर्वी यूरोप के कुछ देश सोवियत खेमे के हिस्से थे। सोवियत खेमे के हिस्से थे। इन देशों की जनता ने अपनी सरकारों और सोवियत नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया। और इन देशों की जो पूर्वी यूरोप के जो देश थे, इन देशों की जनता ने, इन देशों की जनता ने क्या कर दिया? इस देशों की जनता ने अपनी सरकारों और सोवियत नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया। सोवियत नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया। इसके बाद क्या होता है? गोर्बाचेव के शासक रहते, गोर्बाचेव क्या थे? शासक थे। गोर्बाचेव के शासक रहते सोवियत संघ ने ऐसी गड़बड़ियों में उस तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जैसा अतीत में होता था। जैसे पहले हस्तक्षेप करता था सोवियत, वैसा उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारें एक के बाद एक गिर गईं। जो पूर्वी यूरोप था वहाँ की साम्यवादी सरकारें थी। साम्यवादी सरकारें मतलब सोवियत संघ की विचारधारा वाली जो सरकारें थीं, वो एक के बाद एक गिर गईं। चूँकि यूरोप पहले ही लोकतंत्रवादी विचारधारा का पोषक था,
तो वहाँ साम्यवादी सरकारें सबसे पहले गिरी। पूर्वी यूरोप के कुछ देश किसमें शामिल थे? सोवियत संघ में। और वहाँ जो साम्यवादी सरकार बन गई थी, क्योंकि उन्हें फांसीवाद के नियंत्रण से मुक्त कराया था सोवियत संघ ने, तो वहाँ जो सरकारें थी साम्यवादी, वो क्या हो गई? एक के बाद एक गिर गईं। सोवियत संघ के बाहर हो रहे इन परिवर्तनों के साथ साथ अंदर भी संकट गहराता जा रहा था। धीरे धीरे सोवियत संघ के अंदर भी जो परिवर्तन था वो गहराता जा रहा था, और इससे सोवियत संघ के विघटन की गति और तेज हुई। इससे क्या हो गया? सोवियत संघ के विघटन की गति और तेज हो गई। गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतंत्रीकरण की नीति चलाई। गोर्बाचेव ने क्या किया? अपने सोवियत संघ के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतंत्रीकरण की नीति चलाई। आर्थिक सुधार किए, राजनीतिक सुधार किए, और लोकतंत्रीकरण की जो नीति थी उसको चलाना प्रारंभ कर दिया। ये तो सूरज पश्चिम से उग रहा है, क्योंकि पश्चिमी देशों की विचारधारा को गोर्बाचेव अपना चुके थे। लोकतंत्रीकरण की विचारधारा को गोर्बाचेव अपना चुके थे। सुधार नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा विरोध किया गया, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, उसकी कोई भी राजनीतिक दल होता है वो एक विचारधारा पर आधारित होता है, और कम्युनिस्ट पार्टी की जो विचारधारा थी वो कौन सी थी? समाजवादी विचारधारा थी। और यहाँ समाजवाद की जगह लोकतंत्र को अपनाया जाए, तो वो कैसे? अरे एक सनातनी व्यक्ति हो जो राम नाम का जाप करता हो, और उसके सामने किसी और धर्म, उसके परिवार में ऐसा व्यक्ति आ जाए जो और धर्म का अनुयायी हो, किसी अन्य धर्म का, कैसे बन पाएगी? नहीं बनेगी ना। तो कम्युनिस्ट पार्टी साम्यवाद की अनुयायी थी, पोषक थी, विचारधारा पर आधारित पार्टी थी। लेकिन उस पार्टी के महासचिव बने मिखाइल गोर्बाचेव, और इन्होंने लोकतंत्रीकरण की परिभाषा को आत्मसात कर लिया, लोकतंत्रीकरण को अपना लिया, और सोवियत संघ में भी ये लोकतंत्रीकरण फैलाने लगे। तो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी इनसे रुष्ट होने लगे, इनका विरोध करने लगे। 1991 में एक तख्ता पलट भी हुआ। 1991 की बात है। यहाँ एक क्या हुआ? तख्ता पलट। तख्ता पलट का मतलब होता है राज्य सत्ता का परिवर्तन कर देना, वहाँ का जो शासक है उसको बदल देना, इसको कहते हैं तख्ता पलट। कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े गरमपंथियों ने, हर पार्टी में दो प्रकार के लोग होते हैं, नरमपंथी और गरमपंथी, शांत वाले और आक्रमण वाले, दोनों प्रकार के लोग होते हैं। तो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े गरमपंथियों ने इसे बढ़ावा दिया। किसको? तख्ता पलट को बढ़ावा दिया था। किसने? कम्युनिस्ट पार्टी के गरमपंथियों ने। तब तक जनता को स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था, तब तक जनता स्वतंत्रता का स्वाद चख चुकी थी, अर्थात जनता लोकतंत्र का स्वाद चख चुकी थी, और वे कम्युनिस्ट पार्टी के पुराने रंगत वाले शासन में नहीं जाना चाहते थे। सोवियत संघ की जनता स्वतंत्रता का स्वाद चख चुकी थी। स्वतंत्रता का स्वाद कैसे चखा? जब वहाँ लोकतंत्र की स्थापना की मिखाइल गोर्बाचेव ने, और लोकतंत्र में किसका शासन होता है? जनता का शासन होता है। जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन होता है, शासन में भागीदारी कर सकते हैं। तब उन्होंने देखा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, जनता ने स्वाद चख लिया था लोकतंत्र का, तो फिर वो पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी की जो पुरानी रीतियाँ थीं, पुराने प्रथाएं थीं, उनके साथ जाना नहीं चाहती थी, पुरानी रंगत वाले शासन में नहीं जाना चाहते थे। एल्त्सिन ने इस तख्ता पलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एल्त्सिन वहाँ के नेता थे, बोरिस एल्त्सिन थे वहाँ के नेता सोवियत संघ के, और उन्होंने तख्ता पलट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और वे नायक की तरह उभरे। अब यहाँ मिखाइल गोर्बाचेव का पतन हो रहा है, और बोरिस एल्त्सिन वहाँ के नायक की तरह उभर कर आए, क्योंकि वहाँ तख्ता पलट हो चुका था। वहाँ क्या हो चुका था? तख्ता पलट हो चुका था पुरानी सरकार का। रूसी गणराज्य ने, जहाँ बोरिस एल्त्सिन ने आम चुनाव जीता था, रूसी गणराज्य में बोरिस एल्त्सिन ने क्या आम चुनाव जीता था, केंद्रीय नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया, और उन्होंने केंद्रीय नियंत्रण से मानने को इनकार कर दिया। यानी कि जो केंद्र का नियंत्रण था मिखाइल गोर्बाचेव का, इस नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया। सत्ता मॉस्को से गणराज्यों की तरफ खिसकने लगी। मॉस्को क्या था? मॉस्को रूस की राजधानी थी, और वहाँ पर सोवियत संघ का हेडक्वार्टर भी अपन मान सकते हैं। तो
वहाँ से सत्ता खिसक कर कहाँ जाने लगी? गणराज्यों में जाने लगी। पहले सत्ता एक थी, सोवियत संघ, अब अलग अलग सत्ता विभाजित होने लगी और इस प्रकार सत्ता मॉस्को से खिसक कर गणराज्यों में जाने लगी। ऐसा खासकर सोवियत संघ के उन भागों में हुआ जो यूरोपीकृत थे, यानी सोवियत संघ के उन भागों में ऐसा हुआ, सत्ता खिसकने इसलिए लगी थी, वो भाग थे पूर्वी यूरोप के, और पूर्वी यूरोप के भाग थे तो सबसे पहले वहीं पर लोकतंत्र की स्थापना हुई और कम्युनिस्ट का विरोध किया उन्होंने, और अपने को संप्रभु राज्य मानते थे। पूर्वी यूरोप के जो देश थे सोवियत संघ में शामिल हो गए थे, वो अपने आप को संप्रभु राज्य मानते थे। संप्रभु राज्य कौन होता है? जो प्रत्येक मामले में अपने आप को स्वतंत्र होता है, जहां की जनता अपने देश के संविधान को, अपने देश के शासन को स्वयंभू मानती है, प्रभु का आदेश मानती है। उस राज्य की जनता का जहां पूरा विश्वास सरकार के और संविधान के साथ होता है, उस राज्य को स्वयंभू या संप्रभु राज्य कहा जाता है। आश्चर्यजनक तौर पर मध्य एशियाई गणराज्यों ने अपने लिए स्वतंत्रता की मांग नहीं की। मध्य एशिया के जो गणराज्य थे उन्होंने अपने लिए स्वतंत्रता की मांग नहीं की, वे सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहते थे। मध्य एशिया के राज्य सोवियत संघ के साथ पहले थे और फिर भी रहना चाहते थे। विघटित तो केवल यूरोप के जो राज्य थे सोवियत संघ में आत्मसात हो गए थे, मिला लिए गए थे, वो राज्य विघटित हुए थे। सन 1991 के दिसंबर में येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। आप इस बात को याद रखें, सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा किसने की? सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा यूक्रेन, बेलारूस और सोवियत संघ। यूक्रेन और बेलारूस ही ऐसे राज्य थे, इनने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। चूंकि यूक्रेन का उसी समय से विवाद रूस से चला आ रहा है, सोवियत संघ का जब से विघटन कराया था, इसी ने घोषणा की थी कि सोवियत संघ अब विघटित हो चुका है। कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित हो गई और परवर्ती सोवियत गणराज्यों ने पूंजीवाद तथा लोकतंत्र को अपना आधार बनाया। अब जो नए राज्य बन गए थे सोवियत संघ से, जो विघटित हो चुके थे, उन राज्यों ने क्या किया? अपने यहाँ का आधार किसको बनाया? लोकतंत्र और पूंजीवाद को आधार बना लिया। मतलब पश्चिम की विचारधारा उनने अपना ली। जो पूर्वी राज्य थे, पूर्वी यूरोप के राज्य थे, सोवियत संघ में मिले हुए थे, जो अपने आप को स्वतंत्र मान लिया था सोवियत संघ से, इन्होंने अपने यहाँ लोकतंत्र और पूंजीवाद को अपना लिया। साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन की घोषणा और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल, इसको कॉमनवेल्थ ऑफ डिपेंडेंट स्टेट्स, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, यानी कि स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का गठन बाकी गणराज्यों, खासकर मध्य एशिया गणराज्यों के लिए बहुत आश्चर्यचकित करने वाला था। ये गणराज्य अभी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल से बाहर थे। जो भी स्वतंत्र राष्ट्र थे, जो बेलारूस और यूक्रेन जो स्वतंत्र हो चुके थे, इनसे अभी भी ये अलग थे। इस मुद्दे को तुरंत हल कर लिया गया, इन्हें राष्ट्रकुल का संस्थापक सदस्य बनाया गया। इन्हीं को राष्ट्रकुल का संस्थापक सदस्य बना दिया। यानी जो मध्य एशिया के देश थे, अपने आप को सोवियत संघ का अभिन्न अंग मान रहे थे, इन्हीं को उसका संस्थापक बना दिया राष्ट्रकुल का। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया और सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन बना? रूस। सोवियत संघ के जितने भी समझौते पहले से थे, उन समझौते के बारे में जो भी जिससे उसका सौदा था, जिससे उसकी बातें थी, उन सब को पूरा करने का उत्तरदायित्व रूस को दे दिया गया। यानी सोवियत संघ तो अब विघटित हो चुका है, अब जो भी बात होगी रूस से होगी, वही उत्तराधिकारी हुआ। रूस को सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट मिली। पहले जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद है, जिसमें 5 स्थायी सदस्य हैं, इन 5 स्थायी सदस्यों में पहले सोवियत संघ का नाम था, अब सोवियत संघ की जगह किसको नाम मिल गया? वो रूस को। क्योंकि रूस ही सोवियत संघ का उत्तराधिकारी था, तो सुरक्षा परिषद में स्थान किसका बन गया? अब रूस का। सोवियत संघ ने जो अंतर्राष्ट्रीय करार और संधियां की थी, उन सबको निभाने का जिम्मा अब रूस का था। जो भी सोवियत संघ ने अंतर्राष्ट्रीय वादे किए थे, जो वायदे किए थे, जो करार किए थे, जो संधियां की थी, इन सबको निभाने का अब काम किसका हो गया? रूस का हो गया, क्योंकि रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी था। सोवियत संघ के विघटन के बाद के समय में पूर्ववर्ती गणराज्यों के बीच एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश का
दर्जा रूस को मिला। और सोवियत संघ के जो विकसित देश थे इनमें परमाणु शक्ति संपन्न, पहले सोवियत संघ ने परमाणु हथियार बनाए थे, लेकिन जो उत्तराधिकारी होता है उसको सारी जायदाद भी मिलती है, लाभ भी मिलता है, हानि भी होती है। तो जो परमाणु बम थे वो परमाणु बम किसके पास पहुंच गए? रूस के पास। उसने अमेरिका के साथ परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में कुछ कदम भी उठाए। सोवियत संघ अब नहीं रहा, वह दफन हो चुका था। अब सोवियत संघ नहीं रहा, अब सोवियत संघ दफन हो चुका था। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस बन गया और दफन होने में मुख्य भूमिका निभाई है मिखाइल गोर्बाचेव ने। आपकी समझ में आ गया होगा मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या भूमिका निभाई। मिखाइल गोर्बाचेव ने, जब सोवियत संघ सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में पिछड़ रहा था, वहाँ की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी, तो मिखाइल गोर्बाचेव ने पश्चिमी देशों के साथ संपर्क स्थापित किया और वहाँ की लोकतंत्रीय व्यवस्था और पूंजीवादी व्यवस्था को सोवियत संघ में लागू कर दिया। जब उन्होंने लागू किया तो पूर्वी यूरोप के देश इस बात से रुष्ट हो गए और सबसे पहले वही विघटित हुए। रूस के सोवियत संघ के विघटित होने की घोषणा बेलारूस और यूक्रेन ने की थी। अच्छे से आप लोग जानते हो। यहाँ पर बोरिस एल्सिन एक नए नेता के रूप में उभर कर आए। 1991 में सोवियत संघ का तख्ता पलट हो गया और हम कह सकते हैं कि 1991 में ही सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो आज आप सोवियत संघ से विघटन संबंधी सारा अध्ययन करेंगे। इसके लिए इस वीडियो को आप बार बार देखें और देखने से आपको और अच्छे से याद हो जाएगा जो भी है, लेकिन इसको देखें ज़रूर, देखने से आपको फ़ायदा होगा। जब भी ज़रूरत पड़े इस वीडियो को देखें। हम इस वीडियो का शीर्षक भी सोवियत संघ के विघटन क्यों हुआ, नहीं, इसका हम शीर्षक देंगे गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन, इस शीर्षक के नाम से होगा। और ऊपर तो लिखा ही होगा इस वीडियो में समकालीन विश्व राजनीति, दो ध्रुवीयता का अंत, और नीचे लिखा होगा इसमें वीडियो के जो ऊपर कवर पेज हमारा लगा होगा उस पर गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। इस वीडियो को आप देखते रहें तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। और सब्सक्राइब करने, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।